हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। तो आज हम लोग क्या है, जो भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, सिक्योरिटीज इशूज एंड देयर मैंडेट्स के बारे में, सेंट्रल एजेंसीज तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया है। तो उसको आगे ही बढ़ाते हैं। आज इस वाली क्लास में हम लोग कुछ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है, हमारा जो ओकुल का टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलेगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करिएगा। इसके अलावा भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स मैंने अपना बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट में पढ़ाया हुआ है। आप ओकुल बैंकिंग में जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज हम लोगों ने समझाई है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक्स आता है, हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कड़ी को। आज का जो टॉपिक है सिक्योरिटीज फोर्सेस, सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैंडेट्स पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में बात किया जाए। नाम से ही पता चल रहा है किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस फंक्शन अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए किस के अंतर्गत ये फंक्शन करता है, तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसका मेन काम क्या है? ये एक मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एनफोर्स करती है प्रोविजन ऑफ स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, गोल्ड, डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन करेंसीज, काउंटरफीट इंडियन करेंसीज एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें जो इस चीज से रिलेटेड है, इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इससे जितने भी केसेस हैं, सारे केसेस डील किए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है इसके रोल्स एंड मैंडेट्स। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट स्मगलिंग on the contraband goods, narcotics, under invoicing, etc. That source of India and abroad through secret sources. इनका मेन मकसद ये है कि इंडिया से बाहर जा रहा है या फिर इंडिया में कहीं से बाहर आ रहा है थ्रू सीक्रेट सोर्सेज। उन चीज को जो वी कैन से स्मगलिंग किया जा रहा है, उस चीज से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं सॉर्ट आउट किया जाता है डीआरआई के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये एनालाइज एंड डिसिमुलेशन ऑफ सच इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ फॉर्मेशन फॉर वर्क एंड वर्किंग ऑन सच इंटेलिजेंस। जहाँ पे भी ऐसी इसको जरूरत लगती है कि अच्छा मुझे इस वाली फील्ड में मुझे काम करना है, वहां पे देखता है। जो भी केसेस रजिस्टर्ड है अंडर द कस्टम एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो सारे केसेस भी डीआरआई के पास आते हैं। काफी एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी एजेंसीज के बारे में देखा, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो या फिर जो फोर्सेस के बारे में देखा, ज्यादातर फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो पहला हम लोगों ने देखा हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, दैट इज द डीआरआई। नेक्स्ट सीबीआई के बारे में देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीबीआई का ओवरव्यू देखा हुआ था, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। यहाँ पे हम लोग उससे मैंडेट्स के बारे में देखेंगे। सीबीआई होता क्या है, देखिए शुरुआत में क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, एट द अर्ली स्टेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि हम लोग को जो वास्ट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला। War effort has provided opportunities to unsurplus and anti-social person, जहाँ पे ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल ये इंडल्ज हो गए थे किस चीज में, ब्राइबरी और करप्शन में, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। इस चीज को रोकने के लिए जब भी हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जितना भी केसेस रिलेटेड टू द करप्शन जो आते हैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ऐसी, क्योंकि सारे के जो बड़े बड़े देश हैं, हमारे इंडिया ने भी साथ दिया था, तो उस समय क्या है, इंडिया
किसके अंडर में काम था? ब्रिटिश के अंडर में काम करता था। तो अब इनके पास, ब्रिटेन के पास से इतना समय था नहीं कि इंडिया में जो भी चीजें लिए जा रही हैं वो सही है या नहीं, जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं वो सही है या नहीं। इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना टाइम था नहीं। चेक एंड बैलेंस, जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, तो लोगों को ये लगा कि हमारे पास तो सुनहरा मौका मिल गया है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो लूटो, जितना ज्यादा लूट सकते हो। तो इससे क्या है, जो ऑफिशियल्स थे वहां पे, ऑफिशियल्स एज वेल एज जो नॉन ऑफिशियल, यू कैन टेक द एग्जांपल, जिसको अपना काम कराना है तो करप्शन के बारे में आएगा, करप्शन और ब्राइबरी। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई अपना काम कराना है, मैं किसी को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की पोजीशन पे बैठा हुआ उसको मैं पैसा देता हूँ, तो ही इज द ऑफिशियल एंड आई एम द नॉन ऑफिशियल्स। तो ये एक तरीके ब्राइबरी और करप्शन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। उस समय ये लगा थी जो पुलिस या फिर अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये इस प्रॉब्लम को और ऐसी सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1941 में, 1941 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया सेटिंग अप। इसका काम क्या था कि वो सेटअप करेगा एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को सेटअप करने के लिए एक ऑर्डर पास किया गया। उसी के बाद ही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को लेके आए और 1 अप्रैल 1963 को स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को नया नाम दे दिया है, दैट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई पावर कहां से ड्रॉ करता है? अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है, सीबीआई जो है वो कहां से पावर ड्रॉ करता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट वेस्ट डीपीएसपी विद द ज्यूरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस इन द यूनियन टेरिटरी ओनली। ये देखिए उसमें क्या था, शुरुआत में जो एक्ट जो दिया गया था, इस एक्ट के अंतर्गत शुरुआत में क्या था, जो सेक्शन 2 है इस एक्ट का, ये बोलता है कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, वो ही इसके ज्यूरिडिक्शन में आएंगे। लेकिन इसका ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू अदर एरियाज ऑल्सो, जो कि इंक्लूड करता है रेलवे एरिया, स्टेट्स अंडर द सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, जो कि प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्ड कंसेंट अंडर द एक्ट। मैंडेट्स क्या है सीबीआई के? केसेस इन विच पब्लिक सर्वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व। जो भी केसेस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो भी केसेस आ रहे हैं, अगर वो किसके अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इन्वॉल्व है, तो वो सारे केसेस सीबीआई ही लेगा। केसेस इन विच इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग और एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और बॉडी सेटअप एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व। देखिए मेन बात आप इतना समझ लीजिए, जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र हो जाए, जिस चीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होते हैं जो किसी एक्ट से बनाए गए हों, या फिर कोई ऐसी बॉडी जो कि सेटअप किया गया हो फाइनेंस, मतलब ऐसी कॉर्पोरेशन और ऐसी बॉडी जो कि सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके सारे केसेस को डील किया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। अगर आप सेंट्रल लॉ को ब्रीच करते हैं, उस वाले केसेस में भी आपके पास व्हाट वी कैन से, हाँ, तब भी जो सीबीआई है उस आपके केसेस ले लेगी। अब वो कौन कौन से लॉ हैं
इनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर। अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर का ब्रीच करते हैं, उस केसेस में भी जो केस जाएगा वो सीबीआई के पास जाएगा। सीरियस ब्रीच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एफईआरए का अगर आप ब्रीच करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उस वाले केसेस में आपका वो सारे केसेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास जाएगा। अगर आपने कोई पासपोर्ट बनाया, वो पासपोर्ट फ्रॉड है, कहीं से बाहर से बनवा लिया, फ्रॉड पड़ जाता है, उस केस में भी आपके जो भी केसेस होगा ये सीबीआई के पास हैंड ओवर कर दिया जाएगा। केसेस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर्टेनिंग टू द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी केसेस हैं जहां पे स्पेसिफाइड कैटेगरीज अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या फिर रूल्स विद विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पर्टिकुलरली कंसर्न, जहां पे जो भी रूल्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ये चीज सही नहीं है, वो सारे के सारे केसेस सॉल्व किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा। इसके अलावा अदर केसेस ऑफ सीरियस नेचर व्हेन कमिटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड गैंग, जब कोई भी सीरियस नेचर, हम लोगों ने एक देखा हुआ था रायन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, रायन जो गुड़गांव में है, वो वहां पे क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसको किसी ने मारा, किसने मारा क्या नहीं, वहां पे लोग डिमांड कर रहे थे कि प्यून ने मारा, कि अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मारा, कि डिमांड कर रहे थे कि इस वाले केसेस में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देयर इज अनदर केस ऑल्सो, सुशांत सिंह राजपूत। देखो, ऑर्गेनाइज्ड गैंग लोगों को ये लगा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उसने सुसाइड इसलिए की कि उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम मिल रही थी, जो कि बॉलीवुड में जो टॉप पोजीशन, मतलब जिनने बॉलीवुड को कब्जे कर रखा उनकी वजह, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड गैंग या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, या भी जो केसेस हो रहे हैं लाइक केसेस हैविंग रैमिफिकेशन इन सेवरल स्टेट्स, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय द प्रोफेशनल इंटरस्टेट गैंग्स एक्सेट्रा, ये सारे केसेस भी सीबीआई ही सॉल्व करती है। देखिए, सीबीआई वैसे भी केसेस ले लेती है, लाइक दीज केसेस आर टेकिंग अप अर्ली एट द रिक्वेस्ट ऑफ और विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा हुआ, जब तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं दे देते हैं, तब तक, जब तक उनकी रिक्वेस्ट नहीं आती है कि नहीं अब आपको इसको इन सारे केसेस को लेना ही पड़ेगा, तब तक सीबीआई उन केसेस को नहीं लेती है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंतर्गत आता है। इसको 1947 में इट वाज रिकास्ट एज द सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 1947। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और याद रखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ होगा इज द सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर। अगर आप देखेंगे जो रैंक होती है आईपीएस की, तो आईपीएस में सबसे टॉप पोजीशन में जो रैंक जाती है दैट इज द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जो होंगे वो आईपीएस ऑफिसर ही रहेंगे। आईबी वाज ट्रेन्ड बाय द सोवियत केजीबी। सोवियत केजीबी के द्वारा ट्रेंड किया गया था 1950 से ऑनवर्ड टिल द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। जब तक सोवियत यूनियन का कोलैप्स नहीं हो गया, अब तक सोवियत यूनियन खत्म नहीं हो गया, तब तक उन्होंने हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को ट्रेन किया है। Intelligence Bureau is used to garner intelligence within India and also execute counter-intelligence and counter-terrorism tasks. इसके अलावा भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का और काम क्या है, जो भी काउंटर इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही सॉल्व करता है, या फिर काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो भी टास्क होता है वो भी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो ही देखता है। इसके अलावा भी जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ही देखा जाता है, जैसे कि कलेक्शन द बॉर्डर एरिया से कोई भी टास्क होगा बॉर्डर एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग द एक 1951 में एक रिकमेंडेशन दिया गया था हेमंत सिंह जी की कमेटी के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रिकमेंडेशन।
एक इसने एक टास्क एंड लाइक व्हाट वी कैन से इंटरेस्ट किया गया था टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू द इंडिपेंडेंस इन 1947। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ऑल द स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विद इन इंडिया और या फिर इंडिया के जो नेबरहुड है, दे आर अलाउड टू चार्टर द ड्यूटीज ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरोज। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास से अदर इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज ऑफ 1951 टिल 1968, जब रिसर्च ऑफ एनालिसिस विंग्स फॉर्म हुआ था। अब क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है रॉ के अंतर्गत। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ये एक प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज है इंडिया की। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1968 में फॉलोइंग द इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोग ये देखिए 1968 तक किसके अंतर्गत था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके बाद ये आया है रिसर्च रॉ के अंतर्गत, जब चीनो इंडियन और इंडो पाकिस्तानी वॉर देखने को मिला, विच परसुएड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड हो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग से रिलेटेड, कंप्लीटली डेडिकेटेड हो। इसलिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा। 1972 में क्या हुआ, 1972 ये इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड। 1972 में हम लोगों को देखने को मिला कि यूएस और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे हैं, होने लगे थे। इनके जो रिलेशन थे वो इंप्रूव हो गए थे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सिक्योरिटीज इशू से रिलेटेड आएंगे या फिर यूएस और चाइना से रिलेटेड आएंगे, तो आप ये एग्जांपल वहां पे भी दे सकते हैं। तो 1972 में यूएस और चाइना के रिलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिले। अगर इनके रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो प्रॉब्लम इंडिया में होती है। दिस लेड टू इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट, insurgencies in northeast। यही एंड प्रीवियसली जो डोमेस्टिक या फिर फॉरेन इंटेलिजेंस हैं हैड बीन परव्यू ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, हम लोगों ने पहले देख लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आती थी। फिर क्या हुआ, अब 1972 में यहाँ पे प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या है, इंसर्जेंसीज हम लोग को देखने को मिली है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब दूसरा केस क्या उठा, दूसरे केस में 1980s में यूएस और पाकिस्तान इनके रिलेशन अच्छे हुए। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इन पंजाब। और इसकी वजह से हम लोग फिर क्या है कि डिस्टेबलाइज हमें ये करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ रशिया। क्या करना पड़ा, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान के दो टुकड़े करने पड़े। ईस्ट पाकिस्तान प्लान हम लोग ने ड्रॉ किया। ईस्ट पाकिस्तान प्लान 1971 और यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्न हुआ।
तो जब भी या तो यूएस चाइना का रिलेशन अच्छा होगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम रहेगी, या फिर यूएस पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होगा तब भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की आर रॉ की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसकी प्राइमरी फंक्शंस से ये है कि ये गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म। इसके अलावा भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑब्टेन करता है और एनालाइज करता है जो भी इंफॉर्मेशन आती है होती है फॉरेन गवर्नमेंट की, कॉर्पोरेशन एंड द पर्सन टू एडवाइज इंडियन पॉलिसी मेकर। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटीज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है की जो सिक्योरिटीज है वो भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंतर्गत आती है। अब ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे एक अच्छा चीज बताते हैं। 1980s में 1980 में एक बहुत अच्छा चीज हुआ। 1980s डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया? बलूचिस्तान प्लान लेके आए हम लोग, बलूचिस्तान प्लान। और इस बलूचिस्तान प्लान, क्योंकि मेन बात यह है कि बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पे 40 to 45% जो है रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 40 to 45% रिसोर्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मेन बात यही था कि हम लोग बलूचिस्तान प्लान लेके आते हैं। बलूचिस्तान प्लान से क्या करेंगे, हम लोग पाकिस्तान को डिप्राइव कर देंगे उनके जो खुद के रिसोर्सेस हैं उस चीज से। डिप्राइव ओन रिसोर्सेस, ये पाकिस्तान के लिए ही था। और अगर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी पूल्ड सर्विस है। पूल्ड सर्विस मतलब जहां पे कोई भी ओपन एग्जाम या फिर ओपन रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। इसके जो सेक्रेटरी रिसर्च जो है दैट इज द चीफ ऑफ द रॉ। सेक्रेटरी रिसर्च इज द चीफ ऑफ द लॉ। तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडेड येट अनदर सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन, NTFO, जिसका नाम बाद में चेंज करके रख दिया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये हम लोग को ये पता है कि ये किसके अंतर्गत काम करेगा। इट विल बी द फंक्शनिंग अंडर द टिटुलर कंट्रोल ऑफ द रॉ एंड ऑल्दो इट रिमेन द ऑटोनोमस टू सम डिग्री। इनके पास कुछ ना कुछ ऑटोनोमस रहेगा, मतलब इनके पास कुछ ऐसी पावर दी जाएगी कि ये खुद का अपना कर सकते हैं, लेकिन ये इसको अंडर किसके अंदर में रहेंगे, रॉ के अंतर्गत रहता है। वाइल एनेक्ट नेचर ऑफ द ऑपरेशन कंडक्ट, जो भी ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा NTRO के द्वारा उसको क्लासिफाइड किया गया है कि ये इट इज बिलीव दैट इट डील्स विद द रिसर्च ऑन इमेजिनरी एंड कम्युनिकेशन यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, द प्रेजेंट रॉ ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, बट ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो इनके सिद्धांत है, ये इतने ही नहीं, इससे अलावा भी कई सारे सिद्धांत भी हैं। पहला क्या है, लेट्स से मॉनिटरिंग द पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द कंट्रीज which have a direct bearing on India's national security। जैसे कि आपने हम लोग देखा हुआ है मूवीज में कई प्रकार, वहां पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मूवीज में पाकिस्तान का ही दिखाई देता है। तो इंडिया के इफेक्ट, मतलब इंडिया पे जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटीज पे इफेक्ट पड़ रहा है जहां जिस कंट्री से, उन सारी कंट्रीज के जो पॉलिटिकल क्या है, वहां पे पॉलिटिकल किस तरीके से उस चीज को मॉनिटर किया जाता है। मिलिट्री ऑपरेशन कोई चल तो नहीं रहा, कोई अगर प्लान तो नहीं कर रहा, उस चीज को मॉनिटर किया जाएगा। इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी वो किया जाएगा प्रूव। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट में जैसे कि वो कोई
बॉम्ब बना, लाइक कोई न्यूक्लियर प्लांट करना एंड सो ऑन. Molding international public opinion and influence foreign government with the help of strong and vibrant Indian diaspora. ये अभी आप ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जो NDA 2 और NDA 1 के टाइम में हमारा जो फॉरेन गवर्नमेंट काफी ज्यादा हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट को अपने स्ट्रांग और वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरास के थ्रू. इसलिए ज्यादातर हम लोग का जो व्हाट वी कैन से इंडिया की जो रिलेशन है विद अदर फॉरेन कंट्रीज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. कॉवर्ट ऑपरेशन भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है ताकि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी सेफगार्ड किया जा सके. एंटी टेरर ऑपरेशन भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ही चलाती है एंड न्यूट्रलाइजिंग टेरर एलिमेंट पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिया. हमने देखा हो रिसर्च ऑफ एनालिसिस बैंक के द्वारा क्या है कि अगर उसको ये लग रहा है कि इस एरियाज में, लेट सपोज के जी हमारा कोई एरियाज है, इस एरिया में अगर उसे ये पता चल गया है आर्ट रॉक को कि इस एरिया में कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है, यहाँ पे टेरर प्लांट लाइक टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो वो क्या है किस तरीके पता चलेगा, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है हर एक चीज, पॉलिटिकल लाइक इलेक्ट्रिकल इकोनॉमिक एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल थ्रू द. इसीलिए तो हम लोग इसको लेके आए थे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इमेजिनरी एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के द्वारा वो सब कुछ पता कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे चल रहा है तो इस चीज को जो भी टेरर एलिमेंट यहाँ पे है विच इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिया और इन नेशनल सिक्योरिटीज, उसको ही क्या करता है न्यूट्रलाइज किया जाता है रॉड के द्वारा. नेक्स्ट हमारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है, इसको पहली बार बनाया गया था 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था. मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था 2008 में ताज पे, तब इस चीज को लाइक इट वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2008. ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है और यू कैन से नेट ग्रिड इज द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड जो कि कनेक्ट करता है जितने भी डाटाबेस है कोर सिक्योरिटीज एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट, ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस को कलेक्ट किया जा सके और उस चीज को रेडली असेस्ट किया जा सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा. नेट ग्रिड एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो कि कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम द स्टैंडअलोन डेटाबेस of the various agencies as well as the ministries of the Indian government. ये काउंटर टेररिज्म मेजर है क्योंकि इसको लॉन्च ही इसलिए किया गया था जब वो टेररिस्ट अटैक था. तो इट इज द काउंटर टेररिज्म मेजर जो कि कलेक्ट करेगा और कोलेक्ट करेगा अ होस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डेटाबेस, चाहे वो टैक्स हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो, वीजा हो एंड इमिग्रेशन रिकॉर्ड हो, या फिर कोई भी आइटनरी है रेल एंड एयर ट्रैवल की. सारा का सारा डेटा जो है वो नेट ग्रिड के पास चला जाता है. दिस कंबाइंड डेटा विल मेक अवेलेबल टू 11 एजेंसीज. जो भी जितना भी डेटा इसने कलेक्ट किया है ये 11 सेंट्रल एजेंसीज के पास मिलता है. 11 सेंट्रल एजेंसीज उन सारे डेटा को चेक करती हैं वेदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास आइटनरी है या नहीं, ट्रैवल रेल की आइटनरी है, कहाँ जाएंगे आप, एयर की आइटनरी, वीजा, इमिग्रेशन सो ऑन. अगर कोई भी हमारे देश में आता है तो उसकी आप यू कैन से लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं, यूरोप गए, अगर आप यूरोप जाते हैं वो सबसे पहले आपसे आइटनरी मांगते हैं. आइटनरी में ये रहता है कि आपका जो प्लान है लेट सपोज 1 से लेके 4 दिन का है, 1 से 4 दिन आप कर क्या रहे हैं, फर्स्ट डे कहाँ पे है, सेकेंड डे कहाँ है, थर्ड डे कहाँ है, फोर्थ डे कहाँ है, सो ऑन. ये सारा का सारा आइटनरी में मेंशन किया जाता है ताकि वो हमारी जो भी मूवमेंट हो रहा है, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके. जो डेटा होगा वो 11 सेंट्रल एजेंसीज के पास हो जाएगा. सेंट्रल एजेंसीज जो कि जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एंड सो ऑन। तो 11 सेंट्रल एजेंसीज के पास सारी की सारे डेटा आपका चला जाएगा। यहाँ पे हमारे वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स के टॉपिक कंप्लीट हुए। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, ज़्यादा पढ़ाने के लिए पढ़ा तो बहुत ज़्यादा दो, लेकिन उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको डेली, अब तो हमने ये कोर्स कंप्लीट कर, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इसका पहला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेगा, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई से रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या है? इट डील्स ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। Second है CBI functioning is the superintendent by the Central Vigilance Commission when the office being investigated come under the Prevention of Corruption Act 1988। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे भी वर्ड ओनली आ जाए तो ये समझ लीजिएगा नहीं, और सीबीआई में ये तो ओनली तो उसके लिए सिर्फ ये दो चीज को ही डील करता है, कई सारे केसेस को भी डील करता है। और इससे रिलेटेड सीबीआई ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी। इसका किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है? अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और ये कौन से कहां से पावर अपनी ड्राइव करता है? इट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये काफी है इतने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो भी, अगर इस टॉपिक मतलब वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स में अगर कोई टॉपिक छूट गया है, वैसे तो छूटा तो नहीं है फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट में आपको अपना क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका आंसर 24 आवर्स के अंतर्गत में दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज इंसर्जेंसीज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर हमारे सिक्योरिटीज फोर्सेस का। तो उसको स्प्लिट किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। So in the first class we are just going to learn about the, like we will learn about the northeast और क्या है insurgencies northeast में, and which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OPOL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCOL. Have a nice day.